प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कॉपर सल्फेट जल तंत्र की व्याख्या की थी। आज हम यहाँ पर जो हमारा फ्रीजिंग मिक्सचर है, हिमकारी मिश्रण है, उसकी व्याख्या करें। तो देखिए, हिमकारी मिश्रण क्या होता है। जब बर्फ़ में नमक मिलाया जाता है तो उसके ताप में कमी हो जाती है और लगभग 23% तक नमक मिलाने पर उसका ताप -22 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। नमक के अतिरिक्त अन्य कई लवण हैं जिन्हें बर्फ़ में मिलाने पर बर्फ़ का ताप काफ़ी कम हो जाता है। तो ऐसे मिश्रणों को हम फ्रीजिंग मिश्रण या हिमकारी मिश्रण कहते हैं। और इनकी व्याख्या हम जो हमारा NaCl जल तंत्र है उसके आधार पर हम कर सकते हैं। यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ में नमक मिलाया जाता है तो बर्फ़ की कुछ मात्रा में पिघलने से बने हुए जल में नमक घुलने लगता है और इस समय 3 प्रावस्थाएं हमारी उपस्थित रहती है: नमक, बर्फ़ और विलयन। यानी बर्फ़ के पिघलने और नमक के घुलने में दोनों ही प्रक्रमों में ऊष्मा का शोषण होता है, जिससे तंत्र का ताप गिर जाता है। ताप की यह गिरावट जो हमारा NaCl जल तंत्र है उसमें जारी रहती है। और जब तंत्र का ताप 0 डिग्री से काफ़ी नीचे यानी कि -22.4 डिग्री तक पहुंच जाता है, जहां पर हमारी 3 प्रावस्थाएं उपस्थित रहती हैं और तंत्र हमारा अचर होता है, तो उस स्थिति में हमारा हिमकारी मिश्रण बनता है। इसी प्रकार से मैं कह दूँ जो एसीटोन और शुष्क बर्फ मिश्रण, ये भी हमारा एक हिमकारी मिश्रण है। यदि हम एक प्रकार के हिमकारी मिश्रण को और देखें जिसमें कि एसीटोन में शुष्क बर्फ या ठोस CO2 मिलाई जाती है, तो शुष्क बर्फ एसीटोन से कुछ ऊष्मा लेकर ऊर्ध्वपातित हो जाती है और वाष्प CO2 बना लेती है, जिससे तंत्र का ताप गिरने लगता है और तंत्र में ठोस CO2 के लगातार वाष्प में बदलने से तंत्र का ताप निरंतर गिरता जाता है और ये शीतलन होता जाता है। क्योंकि CO2 तंत्र के प्रावस्था आरेख के अध्ययन से ये स्पष्ट है कि तंत्र एक वायुमंडलीय ताप पर या मतलब -78 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक प्राप्त कर लेता है, जहाँ ठोस CO2 तथा वाष्प दोनों प्रावस्थाएं सामान्य रहती है। यानी कि -78 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस CO2 और वाष्प CO2 हमारी उपस्थित रहती है। अतः एसीटोन व बर्फ के मिश्रण वाला तंत्र इससे भी कम ताप पर त्रिक बिंदु प्राप्त होता है, जिसमें कि 3 प्रावस्थाएं साम्य रहती हैं और तंत्र हमारा क्या होता है, यहाँ पर अचर रहता है। इस कारण एसीटोन व शुष्क बर्फ के मिश्रण को भी हिमकारी मिश्रण के रूप में प्रयोग किया जाता है। कुछ लवणों के जो हमारे लवण हैं जिनसे भी हमें हिमकारी मिश्रण के रूप में हम काम सकते हैं, जैसे KI बर्फ, इसका जो हमारा संगठन होगा एटेक्टिक गलन क्रांतिक संगठन है वो 52% है और इसका जो गलन क्रांतिक बिंदु है वो -23 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी प्रकार से NH4Cl बर्फ, इसका यदि हम एटेक्टिक संगठन देखें एटेक्टिक, तो ये हमारा 20.1% है और इसका जो गलन क्रांतिक ताप है वो -16 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी प्रकार से हम बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं
NaCl.2H2O प्लस बर्फ़ को लेंगे, जिसका कि परसेंटेज सॉल्यूशन हमारा 23% है, और ये -22 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका गलन क्रांतिक बिंदु देता है। तो इस प्रकार टेबल के अनुसार हम बहुत सारे गलन क्रांतिक मिश्रण हम ले सकते हैं। इसको हम समझाएं यदि, तो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हमारा पोटेशियम आयोडाइड जल तंत्र है। और पोटेशियम आयोडाइड जल तंत्र की व्याख्या हम इस प्रकार से कर सकते हैं। इस तंत्र में लवण पोटेशियम आयोडाइड व बर्फ मिलकर गलन क्रांतिक मिश्रण बनाते हैं। KI बर्फ तंत्र के जो प्रावस्थ आरेख है वो हमारा इस प्रकार चित्र में दर्शाया गया है। इस आरेख में जो प्रमुख हमारे लक्षण हैं उसमें है वक्र, एक तो हमारा AC, जहाँ बिंदु A पर जल का हिमांक बिंदु है, यानी कि जो हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इस बिंदु पर जो हमारा टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और तंत्र का अध्ययन 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 वायुमंडलीय दाब पर ही हम करते हैं। यह जो वक्र AC है ये हमारा हिमांक अथवा बर्फ के गलनांक को प्रदर्शित करता है, और इस बिंदु A का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जैसे जैसे हम इसमें KI की मात्रा मिलाते जाते हैं तापक क्रम में कमी होती जाएगी और बर्फ पृथक होने लगती है। किसी लवण के मिलाने से हिमांक में कमी आती जाती है, और इस प्रकार इस वक्र पर बर्फ व KI का विलयन साम्य रहता है। अतः इस संपूर्ण वक्र AC पर यदि हम देखें प्रावस्था नियम, तो प्रावस्था नियम F=C-P प्लस मान के आधार पर देखें हमारा मान, तो इस वक्र पर तंत्र हमारा एक चर होता है, क्योंकि हमारा 3-2 होगा, तो इस स्थिति में तंत्र हमारा एक चर होगा। अतः इन वक्रों पर केवल ताप बढ़ाने से तंत्र को परिभाषित किया जाता है। प्रत्येक ताप पर विलयन का संगठन निश्चित होता है। अब हम आगे बात करें वक्र BC की, जो कि हमारा दर्शाया गया वक्र BC। तो देखिए यह जो वक्र है ये KI की बर्फ में विलेयता को प्रदर्शित करता है। क्योंकि बर्फ में KI की विलेयता 100% नहीं हो सकती, अतः वक्र अंतिम बिंदु तक नहीं पहुंच सकता, यानी कि B जो हमारा बिंदु है वो ऊपर को लाइन को टच नहीं करेगा। KI की विलेयता में ताप के साथ वृद्धि भी अधिक तेजी से नहीं होती, अतः BC एक प्रकार से ऊर्ध्वाधर वक्र के रूप में ही है, और इस वक्र पर हमारी ठोस KI व KI का विलयन ही साम्य अवस्था में रहते हैं। अर्थात इस वक्र पर तंत्र में दो प्रावस्थाएं साम्य रहती हैं। अतः इसमें हम प्रावस्था नियम देखें तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान 1 प्राप्त होगा, और ये जो दर्शाया गया कि तंत्र हमारा एक चर होता है। इस वक्र पर तंत्र का ताप बढ़ाने से तंत्र का संगठन जो कंपोजिशन है वह स्वतः ही ज्ञात हो जाती है, क्योंकि प्रत्येक ताप के लिए KI की विलेयता का मान निश्चित होता है। तो ये हमारा वक्र हुआ। अब हमारा है एटेक्टिक बिंदु C, जिसको हम गलन क्रांतिक बिंदु कहते हैं। तो देखिए C जो हमारा है इस तंत्र का एटेक्टिक बिंदु है, जिस पर जल का न्यूनतम हिमांक न्यूनतम यानी कि -23 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इस बिंदु पर जो हमारा C बिंदु है इस पर KI का प्रतिसंगठन भी निश्चित होता है, वो है हमारा 52%। अर्थात इस बिंदु पर तंत्र हमारा अचर होगा, यानी कि ये बिंदु हमारा स्वतः ही निर्धारित है। 52 डिग्री कंपोजिशन प्रतिसंगठन हमारा 52% है, और जो टेम्परेचर है वो हमारा -23 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस बिंदु को हम हिमक्रांतिक बिंदु भी कहते हैं, क्योंकि इस बिंदु पर 3 प्रावस्थाएं हैं, ठोस साम्य, ठोस KI, बर्फ और KI का विलयन। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान हमारा 0 हो जाएगा। इसके अनुसार तंत्र हमारा अचर है। अब हम देखें हमारे जो अगला है वह ABCD के भीतर का क्षेत्र। तो देखिए इस क्षेत्र में तंत्र
जो हमारा ACD है उसके भीतर का क्षेत्र, ACD के भीतर का क्षेत्र। तो देखिए इस क्षेत्र में तंत्र में दो परावस्थाएं सेम में रहती हैं, बर्फ व कियाई का विलयन। अतः यहाँ पर हम जो परावस्था नियम लगाएं तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान 1 प्राप्त होगा, जो ये दर्शाता है कि इस क्षेत्र में तंत्र हमारा एक चर होगा। इसी प्रकार से मैं कह दूँ कि BCD, जो BC और D' मान लीजिए, D' क्षेत्र है, उसमें भी दो परावस्थाएं होंगी, ठोस कियाई और कियाई का विलयन। अतः तंत्र हमारा यहाँ पर भी क्या होगा, एक चर होगा, एक चर होगा। अब है हमारा वक्र ACB के ऊपर का क्षेत्र। तो देखिए इस वक्र के ऊपर के भाग में केवल एक ही परावस्था KI के जलीय विलयन की रहती है। अतः यदि हम देखें तो इस क्षेत्र में हमारा क्यों परावस्था P = 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान हम निकालते हैं तो हमारा 2 प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में हमारा तंत्र द्विचर होगा, यानी हमें एक चर से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें दूसरा चर की भी आवश्यकता होगा, यानी बाइवेरिएंट हमारा होगा। एक अब है अगला है हमारा रेखा DCD' के नीचे का भाग। तो देखिएगा इस रेखा के नीचे वाले भाग में DC के नीचे तक गलन क्रांतिक मिश्रण व बर्फ के मध्य सेम है, जबकि D' के नीचे गलन क्रांतिक मिश्रण व ठोस कियाई सेम में है। अतः हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में ठोस कियाई व ठोस बर्फ दो सेम अवस्था में है, अर्थात इस क्षेत्र में हमारी परावस्था कितनी होंगी, 2 होंगी, जिसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में तंत्र हमारा क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान हमारा किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, तो हमारा द्विचर ही होगा। इस भाग की दोनों ही परावस्थाएं ठोस हैं, क्योंकि इटेक्टिक बिंदु पर न्यूनतम ताप है, जिस पर ठोस व द्रव अवस्थाएं सेम में है। इस बिंदु के नीचे द्रव अवस्था का अस्तित्व में रहना संभव नहीं है। अतः इस क्षेत्र में ठोस कियाई और ठोस बर्फ ही सैम्य अवस्था में रहती है। यदि तंत्र के किसी बिंदु पर कियाई का शीतलन किया जाता है तो तंत्र का ताप घटता जाएगा और संघटन निश्चित रहेगा, लेकिन जैसे ही हम तंत्र के बिंदु Y पर पहुँचेंगे उससे ठोस बर्फ पृथक होना प्रारंभ हो जाएगी और विलयन का संघटन परिवर्तित होने लगेगा और तंत्र वक्र AC के भाग YC के सहारे शीतलित होकर एटेक्टिक मिश्रण बिंदु पर पहुंच जाएगा और आगे शीतलन करने पर यह ठोस एटेक्टिक मिश्रण में बदल जाएगा। इस प्रकार से हम इस तंत्र को हम समझ